हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना था चैप्टर नंबर चैप्टर तो सेक्ट में है ही नहीं। तो हम चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर नंबर 12। एक मिनट। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं हम। सेक्शन नंबर 12 बात करता है मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो अब कुछ भी मैरिज है जो भी चाइल्ड की, वो कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे तो वॉइड हो जाएगी। कौन कौन सर्कमस्टेंसेस दिए हुए? सो वेयर अ चाइल्ड बीइंग अ माइनर। सबसे पहले कौन सा? इज टेकन और एंटाइज्ड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन। तो सबसे पहले किसी बच्चे का किडनैप अगर किया गया है, इसका मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये किडनैपिंग जो रहता है आईपीसी में, वही बात यहाँ पे वही डेफिनेशन दी है। फिर बी बात करता है बाय फोर्स कंपील्ड और बाय डिसीटफुल मीन इंड्यूस टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। तो ये एब्डक्शन के बारे में बात करता है आईपीसी का, मतलब किसी का भी किडनैप किया गया है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन किया गया है, या फिर किसी का भी एबडक्शन किया गया, या फिर सी पॉइंट इसमें है इज सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। या तो किसी बच्चे को बेच दिया गया है मैरिज के लिए एंड मेड टू गो थ्रू फॉर्म ऑफ मैरिज, और इफ द माइनर इज मैरिड आफ्टर विद द माइनर इज सोल्ड और ट्रैफिक्ड और यूज्ड फॉर इमोरल पर्पसेस। तो अगर किसी बच्चे को बेच दिया है या उसको किसी फॉर्म में मैरिज करने के लिए मजबूर किया गया है, एंड जो भी मैरिज है उसकी बच्चे की उसके बाद हुई है, मतलब उसको खरीदने बेचने के बाद हुई है, आफ्टर द माइनर इज सोल्ड और ट्रैफिक और यूज फॉर इमोरल पर्पसेस। तो जो भी मैरिज होगी इन तीनों सिचुएशन में वो क्या होगी? नल एंड वॉइड होगी, मतलब इनिशियल स्टेट से ही जीरो होगी। तो ये वाला हमने बहुत सारी चीजों में देखा हुआ है कि कहीं कहीं ऑफेंस होते हैं। जैसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे लड़कियों की कमी है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्टेट की लड़कियों को जबरदस्ती खरीद के या वहाँ पे जबरदस्ती किडनैप वगैरह करवा के वो लोग शादी करते हैं। फिर ऐसे हमने कई जगह देखा था कि बिहार में जैसे इस तरीके की मैरिज होती है कि जहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अगर कुछ ऐसी फैमिली की रहती हैं जहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है दहेज वगैरह देने के लिए, तो वो लोग मतलब दहेज वगैरह ना देना पड़े, जो तो गरीब फैमिली वगैरह वाले जो उनके पास शादी नहीं होती रहती, तो शादी नहीं होती रहती तो वो लोग क्या करते हैं, किसी लड़के को किडनैप करके उनकी शादी वहां पे करा देते हैं। तो वो यहाँ पे इसमें कवर होता है। फिर सेक्शन 13 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। तो ये कोर्ट की पावर के बारे में बात करते हैं। कोर्ट के पास पावर है कि वो इंजंक्शन इशू कर सकती है और चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर सकती है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कॉन्ट्रेडी अंडर दिस एक्ट, if on application of the child marriage prohibition officer or receipt of information through complaint or otherwise from any person। तो जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है इस एक्ट में कुछ भी, मतलब इस एक्ट में कुछ भी लिखा है गया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पे या किसी भी इंफॉर्मेशन मिली किसी के थ्रू कंप्लेन से, थ्रू अ कंप्लेन और अदरवाइज फ्रॉम एनी पर्सन, या तो किसी कंप्लेन हुई या किसी पर्सन ने कुछ कंप्लेन की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई होगा कि चाइल्ड मैरिज इन कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ दिस एक्ट होने वाली है या फिर अरेंज की है या होने ही वाली है, अबाउट टू बी सोलमनाइज लिखा हुआ है। तो सच मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? शैल इशू इंजंक्शन, तो इंजंक्शन इशू करेंगे एनी पर्सन को, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, और प्रोहिबिट कर देंगे उनकी मैरिज को। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? इशू कर देंगे इंजंक्शन को किसी पर्सन के अगेंस्ट, और उसमें कोई मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, उनको प्रोहिबिट कर देंगे मैरिज के लिए। प्रोहिबिटिंग सच मैरिज। एक मिनट। तो प्रोहिबिट कर देंगे मैरिज को, यहाँ तक देख लिया। अब सेकंड सबसेक्शन बात करता है अ कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 मे बी मेड by any person having personal knowledge or reason to believe and governmental organization having reasonable information relating to the likelihood that taking place of solemnization of child marriage or child marriages। तो जो भी है कंप्लेंट है सबसेक्शन 1 में, वो पर्सनल नॉलेज में है, किसी को अगर लगता है रीजन टू बिलीव है,
कोई भी मतलब अगर कोई भी कंप्लेंट है सबसेक्शन 1 में कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन जिसके पास पर्सनल नॉलेज है या उसको लगता है रीज़न टू बिलीव है या फिर कोई एनजीओ है, जिसके पास रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन है कि रिलेटेड है कि लाइक्लीहुड है मतलब हो सकता है कि कोई चाइल्ड मैरिज होने वाली हो मतलब सोलमनाइज़ेशन मतलब होने वाली हो, तो वो कंप्लेन कर सकता है। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड। फिर थर्ड पॉइंट बात करता है द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में आल्सो टेक few motu cognizance on the basis of reliable report और information। तो अगर जो जेएमएफसी है या जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं अगर उनको कहीं से भी रिलायबल रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब सब सेक्शन 4 की बात करता है फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रिवेंटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ मास चाइल्ड मैरिजेस। तो अगर मास चाइल्ड मैरिजेस मतलब जो समूह विवाह होते हैं, सामूहिक बाल विवाह बोल सकते हैं, वो होते हैं ऑन सर्टेन डेज जैसे कुछ अक्षय तृतीया मतलब अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मैरिजेस ये हो सकती है चाइल्ड मैरिजेस। तो जो डीएम है, उस दिन क्या मानेंगे डीएम को शैल डीम टू बी अ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर मान लेंगे। मतलब जिस दिन अक्षय तृतीया का दिन है जहाँ पे ये मास चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए जो डीएम रहेगा उनके पास उनके डीम मतलब उनका मान लेंगे कि चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर है और उनके पास सारी पावर्स आ जाएंगी उस दिन के लिए जो कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को होती है अंडर दिस एक्ट मतलब इस एक्ट में जो भी होती है। फिर सबसेक्शन 5 बात करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट shall also have additional powers to stop or prevent solemnization of marriages for the purpose For this purpose, he may all take all appropriate measures and use minimum force required। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास कुछ एडिशनल पावर्स भी होंगी कि वो स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस की इस पर्पस के लिए और वो सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकते हैं जैसे कुछ अगर उनको फोर्स यूज करना पड़े मिनिमम फोर्स मतलब कम से कम जो उतना फोर्स वो इस्तेमाल कर सके तो फोर्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर सेक्शन 6 है नो इंजेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 shall be issued against any person or member of organization or association of persons unless the court has previously given notice to such person or members of organization or association of person as the case may be and has ordered him or them an opportunity to show cause against the issue of injunction। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की तरह है कि जब भी कोई इशू इंजंक्शन इशू करने वाली है कोर्ट सबसेक्शन 1 में तो नो इंजंक्शन सबसेक्शन 1 में इशू हो सकते हैं जब तक मतलब नहीं हो सकते कोई भी इंजंक्शन इशू जब तक कोई भी पर्सन है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसको कोर्ट अगर प्रीवियसली नोटिस ना दिया हो सच पर्सन और मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एज अ केस में भी और उनको ऑफर नहीं किया हो एक अपॉर्चुनिटी शो कॉज करने की कोई इंजंक्शन क्यों नहीं पास करे उनके अगेंस्ट। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी अगर कोई अर्जेंसी है तो कोर्ट shall have power to issue interim injunction without giving any notice under this section। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर अर्जेंसी है तो कोर्ट के पास पावर होगा कि कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन पास कर सकती है बिना किसी नोटिस दिए उस सेक्शन के अंडर। फिर सबसेक्शन 7 बात कर सकता है कि एन इंजंक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी कन्फर्म्ड और वैकेटेड आफ्टर गिविंग नोटिस एंड हियरिंग ऑफ पार्टीज अगेंस्ट whom द इंजंक्शन वाज इशूड। तो अब जो इंजंक्शन सबसेक्शन 1 में पास कर दिए कोर्ट ने वो उनको कंफर्म भी कर सकती हैं या वैकेट कर सकती हैं आफ्टर गिविंग नोटिस मतलब नोटिस देने के बाद पार्टीज को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देने के बाद जहाँ पे भी इशू किए गए हैं। अब 8 पॉइंट बात करता है कोर्ट में आइदर ऑन इट्स ओन मोशन कोई कोर्ट खुद से भी या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन या तो एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे रेस्काइंड कर सकती हैं या एल्टर कर सकती है इंजंक्शन जो भी इशू किए हैं सबसेक्शन 1 में। तो कोर्ट को अगर खुद भी लगता है खुद के तरीके से या किसी पर्सन ने एप्लीकेशन किया मतलब कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है मतलब ओन मोशन पे या एप्लीकेशन की अग्री पार्टी ने तो वो क्या कर सकती है रिस्कैंड मतलब कैंसिल कर सकती हैं या एल्टर मतलब कुछ चेंज कर सकती है किसी भी इंजंक्शन में जो कि सबसेक्शन 1 में इशू किए गए हैं।
फिर सबसेक्शन 9 बात करता है वेयर एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल अफोर्ड द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग बिफोर इट either in personally or by an advocate. And if the court, after hearing an applicant, reject the application wholly or in part, it shall record in writing reasons for doing. तो जब भी एप्लीकेशन रिसीव होती है सबसेक्शन 1 में तो कोर्ट एक एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देंगी कि वो उनके समक्ष आ जाए और या तो वो खुद आ जाए या तो किसी एडवोकेट के थ्रू भी आ सकते हैं. And if the court, after hearing applicant, rejects the application wholly or in part, shall reasons record writing doing so. तो फिर अगर कोर्ट अगर कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है होली या किसी मतलब फुली या फिर कुछ पार्ट में तो वो एक रीजंस भी लिखेंगे राइटिंग में कि क्यों वो ऐसा कर रही हैं. फिर यहाँ पे सबसेक्शन 10 है. सबसेक्शन 10 बात करता है whoever knowingly that an injunction has been issued under subsection 1. तो किसी को भी अगर ये मालूम है कि सबसेक्शन 1 में कोई इंजंक्शन इशू हो चुका है इससे रिलेटेड और अगेंस्ट हिम डिसओबेज सच इंजंक्शन और फिर यू इंजंक्शन को डिसओबे कर रहा है तो उसको पनिशेबल होगा शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो ईदर डिस्क्रिप्शन की है जो कि फॉर अ टर्म है विच में एक्सटेंड टू 2 years. तो 2 years तक कोई भी ईदर डिस्क्रिप्शन मतलब या तो रिग्रेस भी हो सकता है सिंपल भी हो सकता है. इस वाले सेक्शन मतलब इस वाले सब सेक्शन में दोनों ऑफेंस मतलब दोनों तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. रिग्रेस या सिंपली ईदर डिस्क्रिप्शन है मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर रहेगी केवल इस वाले सेक्शन के अंडर में कि वो कैसा इंजंक्शन इशू करना चाहती है और जो कि एक्सटेंड होगा 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ. तो जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 years तक और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज जो कि 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है और विद बोथ. तो फाइन मतलब कितना होगा 2 years की सजा होगी और विद फाइन लग सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपीज तक का या दोनों भी. अब यहाँ पे प्रोवाइडेड में लिखा है यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. तो अगर वुमेन को कुछ भी सजा होगी तो उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा यहाँ पे सिंपल बात है. फिर सेक्शन 14 बात करता है चाइल्ड मैरिज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंजेक्शन ऑर्डर्स टू बी वॉइड. तो अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज सोलमनाइज हुई है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एन इंजंक्शन की इंजंक्शन का ऑर्डर हुआ था जो कि अंडर सेक्शन 13 में हुआ था भले ही वो कोई सा भी इंजंक्शन हो या तो इंटरिम इंजंक्शन हो या फाइनल इंजंक्शन हो तो वो क्या होगी शैल बी वॉइड एब इन इशू मतलब वॉइड होगा फ्रॉम द बिगिनिंग. वॉइड एब इन इशू मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे ही मैरिज हुई शुरुआत से ही वो वॉइड होगी. फिर सेक्शन 15 बात करता है जो ऑफेंसेस होंगी टू बी कॉग्निजेबल. तो ऑफेंस जो भी होंगी वो कॉग्निजेबल होंगी नॉन वेलेबल होंगी. तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है. जो भी ऑफेंस होंगी वो पनिशेबल होंगी इस एक्ट में. तो वो कैसी होंगी शैल बी कॉग्निजेबल होंगी मतलब पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं और नॉन वेलेबल. तो बेल एज ऑफ राइट मतलब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे. फिर सेक्शन 16 बात करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर. तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट करके अपॉइंट कर सकते हैं होल स्टेट में या सच पार्ट देयर ऑफ में स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन दैट एन ऑफिसर और ऑफिसर्स टू बी नोन एज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हैविंग जुरिडिक्शन ओवर एरिया और एरिया स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन. तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो नोटिफिकेशन इशू कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में और अपॉइंट कर सकती है पूरे स्टेट के लिए या फिर कुछ पार्ट जो भी स्टेट का है जिसके लिए नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं उसमें कुछ भी ऑफिसर या ऑफिसर्स जो होंगे मतलब या तो सिंगल ऑफिसर हो सकता है या ऑफिसर्स मतलब कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स भी हो सकते हैं जिनको चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर बोला जाएगा और उनको जुरिडिक्शन होगी एरियाज में जो कि स्पेसिफाइड किया गया नोटिफिकेशन में. अब है द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो रिक्वेस्ट अ रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी with record of social service or an officer of the gram panchayat or municipality or an officer of the government or any public sector undertaking
or office bearer of a non-governmental organization, मतलब NGO, to assist the child marriage prohibition officer and such members, officer or office bearer, as the case may be, shall be bound to act accordingly. तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो रिस्पेक्टिबल मेंबर्स जो लोकेलिटी के हैं या सोशल सर्विस करते हैं जो, या कोई भी मेंबर हैं या ऑफिसर हैं ग्राम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के या किसी एनजीओ के बियरर हैं, उनको वो बोल सकती हैं कि वो असिस्ट करें चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को, और सच नंबर ऑफिसर जो भी हैं एज अ केस में भी वो शाल बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, तो बाउंड होगी कि वो अकॉर्डिंगली एक्ट करें। फिर थर्ड सबसेक्शन बात करता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी? तो सबसे पहले कि प्रिवेंट करेंगे सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और एक्शन टेकिंग सच एक्शन एज मे डीम फिट, तो उनको जो एक्शन ठीक लगते हैं वो देंगे। फिर कलेक्ट करेंगे एविडेंस, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स कॉन्ट्रवेनिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो इफेक्टिव एविडेंस भी वो कलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोसिक्यूशन करना है उनको पर्सन को कॉन्ट्रवेन कर रहे हैं प्रोविजंस दिस एक्ट के। फिर वो एडवाइस करेंगे आइदर इंडिविजुअल केसेस के और काउंसिल के, द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी के, तो एडवाइस करेंगे या तो इंडिविजुअल केसेस में या काउंसिल ऑफ द रेसिडेंट्स जो भी हैं of the locality के generally are not to indulge in promoting, helping, aiding or allowing the solemnization of child marriage। तो बस वो यही एडवाइस करेंगे इंडिविजुअली में या लोकेलिटी के रेसिडेंट्स को, लोकेलिटी की जनरली कि वो किसी भी तरीके का प्रमोशन या हेल्प या एड या अलाउ नहीं करें चाइल्ड मैरिज को। फिर वो डी वाले में क्रिएट करेंगे अवेयरनेस ऑफ द इवेंट्स विच रिजल्ट फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के क्या दुष्परिणाम होते हैं ये बताएंगे। फिर ई में बात करता है सेंसिटाइज द कम्युनिटी ऑन इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो सेंसिटाइज करेंगे कम्युनिटी को कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो भी है। और एफ में फर्निश सच पेरियोडिकल रिटर्न्स एंड स्टैटिक्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, तो जो फर्निश करेंगे सच पेरियोडिकल रिटर्न्स और स्टैटिक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हुआ है। एंड जी पॉइंट में है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन, तो एफ वाला आपको समझ में आया? एफ वाले में ये पहले ई वाले से समझाता हूँ। ई वाला कैसा है कि सेंसिटाइज करना है कम्युनिटी, मतलब सेंसिटाइज मतलब कम्युनिटी को बताना है, कम्युनिटी को कि चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में कि ये सब क्या एक्ट है और मतलब क्या होता है ये चाइल्ड मैरिज वगैरह, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट या प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बताना है, मतलब इसका मीनिंग सीधा सीधा ही हुआ। फिर एफ पॉइंट का है कि पेरियोडिकल रिटर्न या स्टेटिक्स, मतलब जो रिपोर्ट है कि किस तरीके से पीरियडिकल, मतलब कभी भी कि मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, जिस तरीके से बताया होगा रूल्स में। तो पीरियडिकल रिटर्न्स या स्टैटिस्टिक्स बताएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरीके से डायरेक्ट किया जाए। तो नहीं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट ने सबको डायरेक्ट किया होगा, उस हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह फर्निश करेंगे, पीरियडिकल रिटर्न्स या स्टैटिक्स, मतलब जो अपना ग्राफ वगैरह है वो बना के भेजेंगे कि किस साल केस कम हुए, किस साल ज्यादा हुए, इस तरीके से। फिर जी में है डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन एंड ड्यूटीज एज में असाइन टू हिम, तो अदर फंक्शंस या ड्यूटीज वो हैं जो उनको असाइन की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से वो काम करेंगे। फिर फोर्थ सबसेक्शन बात करता है स्टेट गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके, तो वो कुछ कंडीशन और लिमिटेशन के साथ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो हैं उनको इन्वेस्ट कर देंगी कुछ पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स की, एज द केस में स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन में जो पावर पुलिस ऑफिसर्स की हैं, जो पावर्स नोटिफिकेशन बताए देंगे, वो पावर्स चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को भी इन्वेस्ट कर देंगे। और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे सच पावर, मतलब उन पावर्स को वो एक्सरसाइज करेंगे जो कि कंडीशन लिमिटेशन के साथ जो कि स्पेसिफाई की गई है नोटिफिकेशन में। अब सबसेक्शन 5 में बात करता है तो बताता है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है उनके पास पावर होगी कि वो मूव टू द कोर्ट कर सकते हैं फॉर ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 13। तो 4, 5 एंड 13 कौन कौन सी बात करता है? तो 4 बात करता है
4 बात करता है मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ फीमेल का। 5 बात करता है कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। और फिर 13 के बारे में बात हुई थी, तो 13 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इशू इंजंक्शन। तो इतनी चीजों के बारे में जो भी है, इनसे रिलेटेड जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर 3 में जो है, 3 में चाइल्ड के साथ जाएंगे। 3 में क्या बात कर रहा था, 3 में बात सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड है और उसकी तरफ से कोई भी मैरिज वॉइडेबल है, और अगर वो बच्चा है तभी वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराना चाहता है, तो उसको किसके साथ जाना पड़ता था, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के साथ जाना पड़ता था। तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर चाइल्ड के साथ जाएगा अगर यहाँ पे वो मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कराना चाहता है। फिर सेक्शन 17 बात करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर टू बी द पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा उसको हम डीम्ड पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। तो ये हो गया। फिर सेक्शन 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसी भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के अगेंस्ट, जो कि वो कुछ भी गुड फेथ में करते हैं या उनकी इंटेंशन होती है गुड फेथ में करने की, परस्यूएंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब या तो इस एक्ट से रिलेटेड या इस एक्ट में जो रूल्स बनाए गए हैं उनके तहत। फिर सेक्शन 19 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट इशू करके रूल्स बना सकती है, जो कि हेल्प करेंगे उनको कैरी आउट करने में प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में। और जो भी वो रूल बनाएंगे वो उनको ईच हाउस, मतलब वो उसको हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जितने हाउस, अगर 2 हाउस है तो दोनों हाउस के पास रखेंगी, 1 हाउस है तो एक ही हाउस के पास वो रखेंगी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखेंगी वो, जैसे वो एक्ट बन जाता है, मतलब जैसे वो रूल्स वगैरह बन जाते हैं। फिर सेक्शन 20 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ 25 ऑफ 1955। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें सेक्शन 18 जो है, जो पनिशमेंट बात करता था चाइल्ड, मतलब जो पनिशमेंट के बारे में बात करता है चाइल्ड मैरिज की, तो उसमें जो क्लॉज ए है उसको हटा के यहाँ पे ये वाला क्लॉज सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो इन केस द कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। तो जो यहाँ पे क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 है, वहां का अगर वो कोई भी कॉन्ट्रीवेंशन करता है प्रोविजंस का, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, तो विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल तक का, 2 ईयर्स तक का, और फाइन लिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का, या दोनों ही लिए जाएंगे। फिर सेक्शन 20 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स। तो इस एक्ट के पहले, जो अभी एक्ट नहीं था, तो उस एक्ट के पहले था द चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट 1929 का, जो कि एक्ट नंबर 19 ऑफ 1929 था, जो कि हेयर बाय रिपील, मतलब इस वाले एक्ट के आने के बाद रिपील हो गया। फिर उसमें सबसेक्शन 2 बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में। तो सबसेक्शन 2 बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता रिपील होने के बाद भी, जो ऑल केसेस या अदर प्रोसीडिंग थी जो पेंडिंग थी या कंटिन्यू चल रही थी स्टेट एक्ट में, मतलब उस एक्ट में, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो वो शैल बी कंटिन्यू, मतलब वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी और वो डिस्पोज होंगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिपील एक्ट, मतलब इस पुराने एक्ट के हिसाब से वही वो चलती रहेंगी और उसी एक्ट के अगेंस्ट वो, मतलब अकॉर्डिंग वो डिस्पोज होंगी। और वहां पे ये माना जाएगा कि जैसे कि ये एक्ट अभी पास ही ना हुआ हो, तो रिपील एक्ट की तरह ही वो चलेंगी, जो पहले से चल रही थी इस एक्ट आने के पहले, कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी केस वगैरह जो पेंडिंग थे, और इस तरीके से चलेंगी जैसे ये एक्ट अभी तक नहीं पास हुआ हो। ठीक है, बस आज हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा एक्ट चालू करेंगे। ओके।